वेलकम टू आवर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा और इमिग्रेशन के बारे में। इनको कंपेयर करेंगे। लाइक देयर आर फैमिलीज़ जिन्होंने एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करना होता है, तो उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हम कौन सा रूट जो है ना वो लें। जो स्टडी के लिए एलिजिबल हो रहे होते हैं वो इमिग्रेशन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, जो इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो रहे होते हैं वो स्टडी पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली उनको फेलियर मिलता है, ये सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से। तो हमने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए और आपको इस बारे में बताया जाए कि आपके लिए कौन सा रूट बेस्ट है। आई एम अमाइमा इफ्तिखार, स्टूडेंट काउंसलर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, एंड अलॉन्ग विद मी मिस्टर अजीम कासिम, हु इज़ फाउंडर एंड CEO ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। देखिए, दो मेन जो है ना, कह लें कि आप रूट हैं जब आपने दूसरे कंट्री मूव करना होता है। जो विजिट वीज़ा है वो तो खैर आपको पता है कि एक टेम्परेरी वीज़ा है, आप विजिट करने गए करके वापस आ गए हैं। जो मेन जो रूट है वो दो हैं आपके, एक आपका स्टडी का और एक आपका अगर आप डायरेक्टली यहाँ से इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं किसी और कंट्री की। और इमिग्रेशन के अंदर फिर आगे आपकी कैटेगरीज आती हैं, उसमें स्किल्ड वर्कर भी, बिज़नेस भी, एंटरप्रेन्योर भी। यानी कि आप किसी भी कंट्री से कह रहे हैं कि भाई मैं अपना कंट्री छोड़ के आपकी कंट्री में आना चाह रहा हूँ और मेरा आने का ये पर्पस है, मैं यहाँ पर आकर बिज़नेस करूँगा, मैं यहाँ पर आकर जॉब करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, जो उनके गिवन प्लान्स हैं। और स्टडी का सिंपल कि मैं आपकी कंट्री में स्टडी करने आना चाह रहा हूँ, और दैट स्टडी ऑब्वियसली लीड्स टूवर्ड्स योर इमिग्रेशन। यानी कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप अपना वर्क परमिट लेके, अपनी PR लेके वहाँ पर आप वहाँ पर सेटलमेंट रूट ले सकते हैं। तो ये दो जो है ना मेन क्या नाम आपके रूट हैं। जो स्टडी है वो क्या नाम उसका, ऑब्वियसली आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पर TR लेंगे, उसके बाद अपनी PR पे शिफ्ट होंगे। जो इमिग्रेशन रूट है वो डायरेक्टली आप यहाँ से जब अप्लाई करेंगे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, तो आपका पर्पज़ ही वहाँ पर जाके सेटलमेंट लेने का। सर, एक्चुअली जो ये स्टडी वीज़ा होता है ये आपको PR लेके दे सकता है, और ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है? देखिए, जो भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे हम बात करते हैं कनाडा है, USA है, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, UK, ये तमाम कंट्रीज जो है ना, इनके जितने भी अगर आप प्लान्स को स्टडी करें तो इनके तमाम जो प्लान्स हैं स्टडी के जो हैं अल्टीमेटली वो एक आधा दिन, मतलब एक दिन वो PR की तरफ क्या नाम उसका एंड होते हैं जाकर। यानी कि अगर आपने स्टडी की है कनाडा में, उसके बाद आप वहाँ पर PGWP अप्लाई करते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अगर आपने USA में स्टडी की है तो आप वहाँ पर H1-2 वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर आपने स्वीडन में स्टडी की है तो वहाँ पर आप जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करते हैं। आप UK में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आप PSW अप्लाई करते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी 485 TR अप्लाई करते हैं। और इन तमाम प्लान्स के बाद अपनी वहाँ पर आप PR अप्लाई कर देते हैं। ऑब्वियसली स्टडी प्लान जो है ना वो इमिग्रेशन के साथ जो है ना वो लिंक के आपस में क्या लेंगे, कनेक्टेड हैं। और हर बच्चा, हर एप्लीकेंट इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने इमिग्रेशन लेनी है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑब्वियसली उनकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनका लाइसेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा आपको, उनके आपको 3 से 4 एग्ज़ाम वो पास करने पड़ेंगे, आपको IELTS करना पड़ेगा, आपको क्या नाम उसका PTE करना पड़ सकता है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। फिर यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में डॉक्टर हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया भी आके एज अ डॉक्टर ही प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट्स आपने पाकिस्तान में फुलफ़िल की थी वो उस कंट्री की भी फुलफ़िल करनी है आपने, चाहे वो कनाडा है चाहे USA है। और जिसके बाद डिग्री नहीं है, जिसकी एज ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होता। सर, जैसे कि हमने दोनों को एलैबोरेट किया, तो आपके ख्याल से, आपके एक्सपीरियंस के ख्याल से इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए, बेस्ट ऑप्शन तो डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। अब मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आपकी एज 32 से ज़्यादा है, ठीक हो गया, आपकी एजुकेशन जो है ना वो 18 साल से कम है, आपके पास IELTS जो है ना वो कम है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कनाडा, आप इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है।
और क्या नाम उसका अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने 35-38 ईयर्स में जाके इमिग्रेशन की कोशिश कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली तब वो नहीं अप्लाई कर सकते, चूँकि तब उनको पॉइंट्स कम मिलेंगे एज के। चूँकि जो PR कैलकुलेटर है, जो इमिग्रेशन का पॉइंट्स कैलकुलेटर है, उसमें आपके 5 फैक्टर्स कैलकुलेट होने हैं, आपकी एज, आपके आइल्स, आपकी डिग्री, वो सारा कुछ कैलकुलेट होना है। और अगर आपके पास यानी कि क्या नाम उसका अगर स्टडी की अगर हम बात करें, अगर आप इमिग्रेशन की तरफ अपने पॉइंट्स फुलफिल नहीं कर रहे तो बजाय उस पर टाइम वेस्ट करने के बेटर ये है कि आप स्टडी वाला रूट लेके वहाँ पर जाके इमिग्रेशन अप्लाई कर लें। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या नाम उसका जी ये रूट डिफ़िकल्ट है, कल को PR नहीं मिलेगी। तो माई क्वेश्चन इज़ कि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान में अपनी कंटिन्यू रखें जो भी आप कर रहे हैं सेटलमेंट, फिर कहते हैं जी पाकिस्तान में नहीं रहना हमने। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी काम है वो थ्रू प्रोसेस होना है, थ्रू ख्वाहिश या थ्रू ज़िद नहीं होना। कि अगर आपकी ज़िद बना रहे जी मैंने इस कंट्री में जाना है और आप उसमें एलिजिबल नहीं होते तो फिर जाना है, कुछ करें, कुछ करके दें जी, कोई हल निकालें। देखिए एक तो क्वेश्चन इस तरह करते हैं कि मैं उनको कहती हूँ कि आप एलिजिबल नहीं हो रहे होते स्टडी वीज़ा के लिए, मैडम कोई और रास्ता। हाँ, कोई और रास्ता। या अगर हम किसी को कहते हैं जी आप एलिजिबल नहीं, तो आगे से कहेंगे जी क्यों वजह। अगर से हम कहते हैं जी उनकी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल नहीं करते, क्यों, या हम कहते हैं जी उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है जी, क्यों नहीं है। तो खैर ये तो फिर एक डिबेट है ना, क्या नाम उसका, चूँकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक इंक्वायरी को 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा दें, क्योंकि विद द एक्सपीरियंस हमें ऑब्वियसली आपकी CV, आपके 2 अल्फाज काफ़ी हैं बताने के लिए कि आपकी क्या डिमांड है और कैसे आप एलिजिबल होते हैं, कैसे नहीं होते। अगर आप उसे एग्जैजरेट भी करेंगे तो भी एंड ऑफ द डे आपको हमारी तरफ से अगर ना मिली है तो ना ही मिलनी है। एक स्टूडेंट है, उसने DA किया हुआ, ठीक है, और मैंने उससे पूछा आपने कब किया है? 2009 में। मैंने उससे कहा सॉरी अनफॉर्चुनेटली आप एलिजिबल नहीं होते। अब वो मुझे डेली मैसेज करता है अगर मैं आइट्स कर लूँ, अगर मैं UKVI आइट्स कर लूँ, अगर मैं 6 बैंड ले लूँ, कहता अगर मैं 7 बैंड ले लूँ। मैंने कहा सर आप नहीं एलिजिबल होते। हाँ, तो ये चीज़ है क्या नाम उसका, जो अब इमिग्रेशन के लिए अक्सर स्टूडेंट्स है ना आइट्स से भागते हैं। आपको 7 चाहिए, आपको 7.5 चाहिए, फिर उसके ऊपर भी डिबेट होती है कि अगर 7.5 ना आए तो क्या करेंगे हम, ठीक है, ऑब्वियसली वेरीफाई करना पड़ेगा। कईयों की एज ज़्यादा है, ठीक हो गया, फिर कहते हैं जी एज मेरी 2 साल ज़्यादा, हम उनसे कह देंगे जी मैं बीमार हो गया था, ठीक हो गया। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल हो सकती। तो ये इंडिविजुअल जैसे हमने डिस्कस केस टू केस पे, तो इनकी कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है? अगर आप इमिग्रेशन के लाइक डायरेक्ट इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, या फिर आप स्टडी रूट पे जा रहे हैं, तो क्या आपको एक बजट कितना रिक्वायर्ड है इंडिविजुअल और फैमिली केसेस में भी? देखिए अगर हम बात करें बजट की बात करें तो जो इमिग्रेशन का सिस्टम है, जो प्रोसेस है, दैट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट, ठीक है। आपको जो कॉस्ट आपकी है वो कोई 4-5 लाख रुपए आ जाएगी, 6 लाख रुपए आ जाएगी। आपने इमिग्रेशन फीसें पे करनी है, आपने आइल्स फीस पे करनी है, ठीक है, 5-6 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आएगी अगर आप इमिग्रेशन पे जा रहे हैं। बट अगर आप अदर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, आप ये 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए सुन के अब ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान इसमें फॉल कर जाएगा। उसकी अदर रिक्वायरमेंट्स है, आपकी एज 32 से ज़्यादा ना हो, आपके पास 7.58 बैंड हो, आपके पास 18 साल की एजुकेशन हो, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। अगर आपके पास इन चारों में से कोई एक भी चीज़ कम है तो फिर 5 लाख या 50 लाख में भी काम नहीं होना। फिर मैंने सुना, मेरे जो अक्सर बच्चे जो रिश्वत भी देते हैं, सर आपकी फीस एक्स्ट्रा दे देंगे, आपकी हल निकाल दें। कैसे हल? मैं कहता हूँ बेटा मेरी फीस जो है ना वो सेम रहनी है, आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, जब होगा तब बता दूंगा कि भाई आपका होता है, अगर नहीं होता तो नहीं होता। आप 50 लाख रुपए ऑफर करेंगे, हम क्यों किसी को मना तो वो नहीं होगा। अगर स्टडी की, सॉरी आपका क्वेश्चन अधूरा रह गया, अगर हम स्टडी की कॉस्ट बात करें तो स्टडी की कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपने क्या नाम उसका एम्बेसी फीस पे करनी है, इंश्योरेंस पे करनी है, आपने यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है। 15 से 20 लाख रुपए आपको रिक्वायर्ड है। इमिग्रेशन से ज़्यादा कॉस्ट है, बट 15 से 20 लाख रुपए आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट कर रहे हैं, आप फैसलाबाद से कराची भी शिफ्ट हो तो 5-7 लाख रुपए लग जाता है आपका। तो अगर आप किसी एक कंट्री दूसरे कंट्री जा रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी की फीस भी देनी है, सारा कुछ करना है, तो 15-20 लाख रुपए एक नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल सी बात है। तो सर इनका टाइम कितना रिक्वायर्ड है इमिग्रेशन के लिए, स्टडी रूट के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है? ऑल्दो अगर हम बात करते हैं इसकी स्टडी, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो स्टडी वीज़े में कॉम्प्लेक्सिटी कम है, आपकी बात का कंक्लूजन, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है। तो अब
ओवरऑल अगर देखें तो हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? देखें, जहाँ तक टाइम की बात है तो जो स्टडी वीज़ा है दैट इज़ आप कह लें कि एक छोटा रास्ता है, शॉर्ट है एज कम्पेयर टू, उसमें कम्प्लेक्सिटी कम है एज कम्पेयर टू आपका जो इमिग्रेशन है। 2 से 3 माह, 3 माह से 4 माह के अंदर अंदर आपका सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, स्टडी में आप मूव कर जाते हैं। अच्छा, इसके बरक्स जो इमिग्रेशन का सिस्टम है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, यानी कि आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं इस प्रोसेस में। और होता क्या है, जब कोई एप्लीकेंट अप्लाई करता है तो उसको लगता है कि मैंने ज़हन बना लिया है तो मैं कल ही चले जाऊँ, ऐसे नहीं ठीक है, मेरा ज़हन बन गया है जाने का तो इसका मतलब है मैं परसों जहाज़ में बैठ सकता हूँ। ऐसा नहीं है, जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है। 4 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, कम से कम 2 साल ज़हन में रखें अपने आप, क्योंकि उसमें प्रोसेस बहुत लेंथी इन्वॉल्व है। आपकी असेसमेंट होनी है, आपकी ECE आनी है, आपका IELTS होना है, आपका ITE आना है तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, पेशेंस चाहिए बेसिकली, पेशेंस चाहिए इसके लिए। अब होता क्या है कुछ, और इसके बाद भी ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपका अप्रूव हो जाएगा। आप अपने कामों को डिसकंटिन्यू ना करें। अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर एप्लीकेंट्स जब PR का प्लान करते हैं तो बाकी सारे काम छोड़ देते हैं कि मैंने PR अप्लाई कर दी है, मैं बस जा रहा ठीक हो गया, तो मैं तो बस जा रहा हूँ, ठीक हो गया। घर में भी कोई बात होगी तो वो कहते हैं बस 4 दिन रह गए, मैं चल रहा बाहर मैं बाहर चला, ठीक हो गया। अनफॉर्चुनेटली इस सालों का प्रोसेस है और पता चलता है एंड ऑफ द डे 3 साल बाद उन्होंने अपना टाइम भी वेस्ट किया और ITA नहीं मिल सका और अब उनके पास अपॉर्चुनिटी भी कोई नहीं। अगर आपने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है तो अपने बाकी प्लान डिस्टर्ब ना करें, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उसे करते रहें और इसको जो है ना पैरेलल चलता रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि मैंने 2 माह में, 3 माह में, 4 माह में मूव करना है एट एनी कॉस्ट, तो फिर आप स्टडी की तरफ चले जाएं। और स्टडी में ये है कि आपका जो प्रोसेस है वो 2, 3, 4 माह का प्रोसेस है और आप 4 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, समटाइम 2 माह के अंदर भी जो है ना आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप कंट्री मूव कर जाएंगे। तो इन दोनों को आपस में कंफ्यूज ना करें और इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स को, प्रोसीजर को आपस में जो है ना वो कंफ्यूज ना करें। और चूंकि आप काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स, फॉरम, डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि आप प्रोफेशनल नहीं होते, आपको आइडिया नहीं है, आपको लगता है कि कहीं चीज़ कहीं पे लिखी हुई है तो वो सही लिखी हुई है, उसके बैक एंड पे उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, आपको उस चीज़ से अवेयरनेस नहीं है, जिसको लोग फिर मिसयूज़ करते हैं। हम काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं, इंक्वायरीज होती हैं। अब जैसे कि ये वीडियो ये एक जेनेरिक है, हमने ओवरऑल सबको कवर करने की कोशिश की है। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ने तो कहा था विदाउट IELTS हो जाएगा, ये सर ने, मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ बात को, ये वीडियो जेनेरिक है। जब आप हमें अपनी इंक्वायरी भेजेंगे तो हम आपको स्पेसिफिकली एवेलुएट करके बताएंगे। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।